दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इट्स बेसिक क्लासेस में। हम आपके लिए लेके आए हिंदी का महत्वपूर्ण चैप्टर जो है आपका पार्ट है वो विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह आप किसी भी क्लास में, चाहे आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप BTC B.Ed, जो भी आपका हिंदी से रिलेटेड है, तो विराम चिन्ह की तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही और सभी में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर विराम चिन्ह को। अगर हम विराम चिन्ह के बात करें या उसके अर्थ की बात करें तो अर्थ आपका होता है, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। ठीक है, क्या होता है? रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय, ठीक है, वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिसे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहा जाता है। कुछ और ये इम्पोर्टेंट है। हिंदी में खड़ी पाई, एक मिनट पेन ले लेते हैं। हिंदी में खड़ी पाई या पूर्ण विराम भारतीय परंपराओं का, मतलब ये हम लोगों का है, भारतीय परंपराओं का है, जिसका प्राचीन नाम क्या था? दंड था। ये पूछा नहीं जाता, लेकिन यदि पेपर कोई समझदार है, जैसे कोई बहुत अच्छा ज्ञाता बनाएगा, तो वो कुछ भी आपको कहीं से पूछ सकता है। पेपर आपको बना के नहीं बताया जाता है, किसी भी एग्ज़ाम की आप बात करो। शेष चिन्ह अंग्रेजी भाषा के, और अंग्रेजी भाषा के कहाँ से आए हैं? आपके यूरोप से आए हैं। अधिकांश विराम चिन्ह जो हैं वो बिंदु पर आधारित, मतलब अधिकतर जो आपके विराम चिन्ह हैं वो बिंदु हैं, पॉइंट में हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे पाठक के भाव बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। सारांश वाक्य के सुंदर गठन या भाव व्यक्ति की स्पष्टता के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता और उपयोगिता मानी गई है। अब हम एक नज़र में देखेंगे कि आपके विराम चिन्ह कौन कौन से। ठीक है, पहला आपका है अल्प विराम, इंग्लिश वाले अपने इंग्लिश से समझेंगे। दूसरा आपका है, पहले नंबर का आपका है अल्प विराम। ठीक है, ये आपका साइन होता है उसका। दूसरा आपका अर्ध विराम। ठीक है, तीसरा आपका है पूर्ण विराम, और चौथा आपका है उपविराम। पांचवा आपका है विस्मयादिबोधक, और छठा आपका है प्रश्नवाचक चिन्ह। सातवां आपका हो जाएगा कोष्टक ब्रैकेट, और आठवां योजक चिन्ह। नवा आपका अवतरण या उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, 10वां आपका हो जाएगा लाघव चिन्ह, और 11वां आपका आदेश चिन्ह। 12वां आपका रेखांकन चिन्ह, और 13वां आपका लोप चिन्ह। अब हम एक एक विराम चिन्ह को बारी बारी से देखेंगे और समझेंगे। देखिए अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम आपको कॉमा कहते हैं, जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े। ठीक है, जहाँ आपको थोड़ी देर रुकना पड़े वहाँ आपका क्या हो जाएगा? अल्प विराम हो जाएगा। अल्प विराम का प्रयोग करते हैं जैसे नदी, पहाड़, खेत, मतलब हम किसी चीज़ को अगर पर्यायवाची को भी लिखते हैं ना छोटे छोटे पॉइंट में, तो वो हमारा क्या होता है? अल्प विराम और कॉमा। दूसरा हमारा चिन्ह है अर्ध विराम। अल्प विराम से थोड़ी ज़्यादा देर हम रुकें, जैसे अल्प विराम में 1 मिनट रुके मान लीजिए, तो अर्ध विराम में 2 मिनट आपका हो जाएगा। थोड़ा सा बढ़ते हैं, वहाँ आपका क्या होता है? अर्ध विराम। ठीक है, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर रुकना पड़े वहाँ आपका अर्ध विराम हो जाएगा। ठीक है, हमने बताया भी कि जहाँ थोड़ी ज़्यादा देर रुकें, हल्का सा। उदाहरण के लिए समझेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए समझें, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर रुकना पड़ता है वहाँ आपका अर्ध विराम होगा। उदाहरण, सूर्य उदय हो गया है, सूर्य उदय हो गया है, चिड़ियाँ चहकने लगी और कमल खिल गए। यहाँ पे हम क्या थोड़ा सा रुके, ये उसका साइन है। ठीक है, सूर्य उदय हो गया है, थोड़ा रुके, अपनी बात कही, चिड़ियाँ चहकने लगी और कमल खिल गए। ठीक है, अब देखेंगे उपविराम। उपविराम आपका कॉलन होता है। ठीक है, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो, क्या है?
जब किसी कथन को अलग दिखाना हो वहाँ उपविराम का प्रयोग करते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए प्रदूषण एक अभिशाप है, ठीक है। यहाँ हम प्रदूषण को एक अलग तरह से दिखाने, विज्ञान आपका वरदान है, अभिशाप है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या है, उपविराम को, जब हम किसी को अलग बताते हैं वहाँ हम उपविराम का प्रयोग करते हैं। अब आएंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम लगभग सभी को पता होगा, ठीक है। वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या कहें, जब वाक्य पूरा हो जाता है तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं, ठीक है। पेड़ से हम फल प्राप्त होते हैं, ठीक है। पेड़ से हमें फल प्राप्त होते हैं, तो पूर्ण विराम। फिर आपका प्रश्नवाचक, ये भी सब जानते होंगे, क्वेश्चन सभी एक दूसरे से करते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। अतः ताजमहल किसने बनवाया, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि ताजमहल किसने बनवाया। फिर है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो याद कर लें कि आपकी बहुत गंभीर बात, हर्ष, आश्चर्य, मतलब किसी के मर जाना या किसी की नौकरी लग जाना, जो चीज़ हमें अचानक से बहुत आश्चर्यजनक लगती है वो आपका विस्मयादिबोधक के चिन्ह में आती है। जैसे कि यह विस्मय बोधक चिन्ह अव्यय शब्द आपको बताए थे हमने, ठीक है। शब्द के आगे लगाया जाता है। उदाहरण, हाय, देखो लगाया, छी, आहा, अरे, शाबाश, आहा, कितना सुहावना मौसम है, ये आपके विस्मय बोधक चिन्ह के हो गए। उसके बाद आपका है निर्देशक चिन्ह, ठीक है। क्या है निर्देशक चिन्ह को देखेंगे। निर्देशक चिन्ह है, निर्देशक भी लगभग सभी समझते होंगे कि किसी को कहना। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे उदाहरण के पश्चात कथनोपांत के नाम से आगे लगाया जाता है, ठीक है। के नाम के आगे लगाया जाता है। जब भी हम किसी को समस्या या कुछ लिखते हैं तो आगे, इसको ही रेखा चिन्ह भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या है, इसको रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण है, तुम जा सकते हो। देखो यहाँ पे आपका निर्देश दिया गया, अध्यापक तुम जा सकते हो। अब नेक्स्ट देखेंगे। फिर है आपका कोष्ठक। कोष्ठक भी सभी जानते हैं, मैथ का, और भी हम लोग किसी इंपॉर्टेंट बात को बंद कर देते हैं ना कोष्ठक में, ठीक है। कोष्ठक चिन्ह का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिख दिया जाता है, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बताया भी कि जब भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है तो उसको हम कोष्ठक में बंद कर देते हैं। या जैसे हम कोई पाठ लिख रहे होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, तो हमें एक ही विषय के जैसे दो पॉइंट लिखने, तो एक को हम छोटा सा है कि नाम है किसी का, तो एक को हम क्या है कोष्ठक में बंद कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया भी है उदाहरण, धर्मराज, युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। तो क्या है, धर्मराज जो थे उनका नाम क्या था, युधिष्ठिर था। तो यहाँ पे क्या है कोष्ठक में बंद करके आपको दिखाया गया। फिर आपका उद्धरण या अवतरण चिन्ह, ठीक है। उद्धरण को आपको अवतरण नाम से भी जानते हैं। जैसे देखेंगे, किसी कथन को ज्यों के त्यों उद्धृत करने के लिए उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, महाकवि तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपनेहु सुख नाही, ठीक है। ये उन्होंने पंक्ति लिखी है, तो क्या है उसको उद्धरण चिन्ह में बंद कर दिया है। फिर है आपका दूसरा उदाहरण, भारतेंदु जी ने कहा है कि हिंदुस्तान, ठीक है। तो क्या है, इसको उद्धरण चिन्ह में बंद कर दिया है। जैसे हम किसी की परिभाषा लिखते हैं तो हम उसको क्या है उद्धरण चिन्ह में, उसका जो राइटर होता है हम उसको बंद कर देते हैं। सेम वैसे ही उद्धरण और अवतरण चिन्ह को याद रखेंगे। अब है आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है, ठीक है। योजक चिन्ह का आपका प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, ये आपने द्वंद्व समास पढ़ा होगा। द्वंद्व समास में आप बीच में योजक चिन्ह ही लगाते हैं। जैसे उदाहरण में सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, यश अपयश, तन मन, जहाँ हम बीच में छोटा सा डैश लगाते हैं वो हमारा कौन सा चिन्ह होता है, योजक चिन्ह आपका होता है।
अब लाघव चिन्ह की बात करें तो ये आपका किसी बड़े नाम को छोटे में लिखना, ठीक है। लाघव चिन्ह लगा देंगे तो हमारा नाम वो समझ लिया जाएगा कि बड़ा, किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए, ठीक है, अंश लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। उसका कुछ अंश लिख लिया हमने, जैसे आपका इसका संक्षेप चिन्ह, इसको क्या कहते हैं, संक्षेप चिन्ह भी कहते हैं, संक्षेपण चिन्ह कहते हैं, सॉरी, संक्षेपण चिन्ह कहते हैं इसको। लाघव चिन्ह और संक्षेपण चिन्ह एक ही आपके हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए उदाहरण के लिए आपको दिया गया है इंजीनियर, ठीक है। इंजीनियर के लिए इतना लिख के हम लाघव चिन्ह लगा देंगे। डॉक्टर, ठीक है, ये किसी बड़े नाम को छोटे स्तर पे दर्शाता है। फिर आपका विवरण चिन्ह, ठीक है, विवरण चिन्ह आपका हो जाएगा, विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषय में कुछ सूचकांक निर्देश देने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे बनों के नाम, ठीक है, अब हम बनों के नाम लिखा, विवरण चिन्ह का हमने साइन लगाया तो हम बनों के नाम डालने लगे, ठीक है। अब आएंगे विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह, याद, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एसआई में पूछा भी गया है आपका 2021 में, ठीक है। ठीक है, विवरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाते हैं, ठीक है, जाने पर किया जाता है, ठीक है। जैसे हमसे बोला गया कि चले जाओ बाजार, ठीक है, हमें लिख दिया गया चले जाओ, तो हम क्या बोल गए कि बीच में बाजार, ठीक है। तो हम अगर इसको विस्मरण चिन्ह को त्रुटिपूरक चिन्ह में लगा देंगे, त्रुटिपूरक चिन्ह लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बीच में अगर हम लगा देंगे तो हम उसको आगे लिख दें, उसके ऊपर भी वाक्य लिख देंगे तो पूरा माना जाएगा। पिताजी के साथ, मैं पिताजी के साथ गया, ठीक है, मैं पिताजी के साथ गया, तो हमने क्या लगा दिया इसमें, त्रुटिपूरक चिन्ह। अब कहाँ गया ये तो आप खुद ही समझ लो। ऐसे आपका है उदाहरण चिन्ह, ठीक है। हमें रोजाना अपना कार्य करना चाहिए, ठीक है, हमें रोजाना अपना कार्य करना चाहिए, हमें रोजाना अपना कार्य क्या करना चाहिए। अब बीच में हम क्या भूल गए कि हमें रोजाना अपना कार्य करना चाहिए, लेकिन हम करना भूल गए तो हमने बीच में त्रुटिपूरक चिन्ह लगा दिया और आपका लिख दिया करना चाहिए। अब है आपका पदलोप चिन्ह, ठीक है, पदलोप चिन्ह। श्याम ने मोहन को गोली दी, ठीक है, श्याम ने मोहन को गाली दी, ठीक है, ये पदलोप। मैं सामान उठा दूंगा पर, यहाँ पे आगे की बात छोड़ दी, श्याम ने मोहन को गाली दी, छोड़ दिया आगे डॉट डॉट करके। जैसे हम कोई गाना लिखते हैं या कोई पंक्ति लिखते हैं तो जो पंक्ति बार बार हमें रिपीट होती है, जो उसका पहला लाइन होती है, तो हम उसको क्या है एक दो बार लिखते हैं, फिर हम उसको डॉट डॉट लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे इसी को हम कहते हैं पदलोप। यदि विराम चिन्हों का प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे रोको मत जाने दो, तो यहाँ आप क्या समझेंगे कि रोक कोई जा रहा है, हम उसको कह रहे हैं रोको मत जाने दो। अगर यहाँ पे विराम चिन्ह लगा दें, अगर विराम चिन्ह लगा दें तो क्या कहना चाह रहा है, रोको मत जाने दो। क्या कहना चाह रहा है, रोको मत, मतलब उसको रोको मत जाने दो। कोई जा रहा है तो हम उसको कह रहे हैं मत जाने दो उसको, ठीक है। दूसरा फिर हम देखेंगे, रोको मत जाने दो, मतलब अब क्या कहना चाह रहा है कि नहीं रोको, उसको जाने दो। पहली बार में वो रोक रहा है, दूसरे वाक्य में वो रोक नहीं रहा है। लेकिन यही अगर हमारा पहला वाक्य उदाहरण वाला देखेंगे, जो ये है हमारा, तो इसमें क्या कह रहा है, रोको मत जाने दो। आप क्या समझे, जाने दो। अगर कोई रोकना चाह रहा है तब भी अगला तो ये सोचेगा कि मैं जाने दो। तो यहाँ से आपका विराम चिन्ह कंप्लीट हो गया। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जो भी हमारा वीडियो है वो आपको टाइम से मिलता रहे और आप उसमें देखते रहें। पता नहीं कब किस पेपर में आपको मेरा ही पढ़ाया हुआ मिल जाए, इसलिए थैंक यू।